हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम थर्ड चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर में गोहिल वंश का शासन था। सर्वप्रथम सामंत सिंह ये मेवाड़ का गोहिल शासक था और इसने परमारों को हराकर वागड़ में गोहिल राज्य की स्थापना की। इसने बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। डूंगर सिंह गोपीनाथ उदय सिंह खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इसकी मृत्यु के बाद वागड़ राज्य दो भागों में विभाजित हुआ। बांसवाड़ा जगमाल डूंगरपुर पृथ्वीराज आस्करण इसने मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। ये मुगलों की तरफ से किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए नहीं गया। जसवंत सिंह द्वितीय 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। 1845 में अंग्रेजों ने इसे हरा दिया तथा यह वृंदावन चला गया। विजय सिंह इसने डूंगरपुर में राम लक्ष्मण बैंक की स्थापना की। इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। लक्ष्मण सिंह ये आज़ादी के समय डूंगरपुर के राजा थे। लक्ष्मण सिंह राजस्थान का कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। 1977 में इन्हें राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बांसवाड़ा का इतिहास। यहाँ पर भी गोहिल वंशों का शासन था। जगमाल प्रताप सिंह महाराणा प्रताप के समकालीन था। उमेद सिंह 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रतापगढ़ का इतिहास। यहाँ भी गोहिल वंश का शासन था। शेमकर्ण ये कुंभा का छोटा भाई था। सूरजमल बाघ सिंह इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया। छत्री पांडुपोल सामंत सिंह और उदय सिंह। शाहपुरा का इतिहास। शाहपुरा में भी गोहिल वंश का शासन था। सुजान सिंह ये मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसे पूलिया परगना दिया था। इसने शाहपुरा को अपनी राजधानी बनाया। ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था। हमारी मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था में बड़ा भाई राजा होता, अन्य भाइयों को भूमि का आवंटन करता था। इस भूमि को जागीर ठिकाना कहा जाता तथा इन भाइयों को सामंत कहा जाता। इस प्रकार ये व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित थी। प्रशासन संभालने जीवन निर्वाह के लिए राजा द्वारा भाइयों को भूमि दी जाती। सामंतों द्वारा निम्नलिखित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती। कर प्राप्त करना, सैनिक सहायता, न्यायिक प्रशासन, उत्तराधिकारी का चयन। जेम्स टोड के अनुसार यूरोपीय सामंती व्यवस्था में राजा स्वामी की तरह होता था, सामंत उसके सेवक होते थे, लेकिन हमारी सामंती व्यवस्था सम्मान कर्तव्यों पर आधारित थी। इसमें सामंत सहयोगी थे। इस प्रकार टेंट के समान थी। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था के कारण हमारी सामंती व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जैसे श्रेणी व्यवस्था। राजा के सामंतों पर सैनिक निर्भरता समाप्त। सामंत उत्तराधिकारी का चयन करते थे। राजा ने सामंतों पर नए कर लगाए, जैसे उत्तराधिकारी शुल्क, सामंतों की सहयोगी की भूमिका। इन परिवर्तनों के बावजूद हमारी सामंती व्यवस्था का मूल ढांचा टेंट के समान बना रहा। हमारी सामंती व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर, रेख, जिसमें पट्टा रेख, भर्तु रेख, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने मेवाड़ में रेख व्यवस्था का निर्धारण किया, अतः इसे अमरशाही रेख कहा जाता। अपवाद। जैसलमेर में सामंत राजा को उत्तराधिकारी शुल्क जमा नहीं करवाते थे। सामंतों के विशेषाधिकार ताजीम, इक्केवड़ी ताजीम, दोवेड़ी ताजीम, बाहा बसाव, हाथ कुरप, जागीर के प्रकार, सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, भोम जागीर, सासण जागीर। सामंतों की श्रेणियां मेवाड़, मारवाड़। यहाँ सामंतों की 3 श्रेणियां थी, मेवाड़ में, मारवाड़ में 4 इस प्रकार हैं। राजवी, सिरदार, गिनायत, मुत्सदी। बीकानेर, यहाँ सामंतों की 3 श्रेणियां थी। जैसलमेर, हर राज्य के सामंतों की 2 श्रेणियां बनाई गई, डावी, जीवनी। कोटा, यहाँ 30 मुख्य सामंत थे। इनमें हाड़ा चौहानों की संख्या थी। 2 श्रेणियों में बांटा गया, देशती और हजूरती। आमेर, पृथ्वीराज ने 12 मुख्य सामंत बनाए, जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी। सेकंड, प्रधान, यह राजा को सैनिक प्रशासनिक मामलों में सलाह प्रदान करता। अलग अलग रियासतों में से अलग नाम से पुकारा जाता। कोटा बूंदी में दीवान, बीकानेर भरतपुर में मुख्यवार, जयपुर में मुसाहिब, मेवाड़ में प्रधान। दीवान, यह राजा को वित्त राजस्व मामलों में सलाह देता था। राजा की अनुपस्थिति में दीवान राज्य को संभालता था। यह परगनों में हकीम की नियुक्ति करता था। बख्शी यह सेना की भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासन के मामले में देखता था। नायाब बख्शी किले सेना पर होने वाले खर्च का ध्यान रखता। यह रेख का भी ध्यान रखता था। सिकदार, यह नगर का प्रशासनिक अधिकारी होता था। यह गैर सैनिक खर्च का प्रबंधन करता था। मुगल प्रशासन में इसे कोतवाल कहा जाता था। खानसामा, मीर मुंशी, नैमित्तिक वकील। न्यायिक प्रशासन, राजा सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता, लेकिन वह बड़े अपराध, मृत्युदंड के मामले देखता था। खालसा में हाकिम न्याय अधिकारी होता था। कई सामंतों के पास शरण देने का अधिकार प्राप्त था, कई बार बड़े अपराधी बच जाया करते। भू राजस्व प्रशासन। भूमि 2 प्रकार की होती थी, कृषि भूमि, चरणोता भूमि। कृषि भूमि 2 प्रकार की होती थी, उन्नाव, पीवल। भू स्वामित्व, सैद्धांतिक राजा, वास्तविक किसान।
भू राजस्व भोग भोज लगान हासिल, अनाज भोग नकद हिरण्य। किसान भी दो प्रकार के थे, बापीदार गैर बापीदार। जिनके पास खुद की भूमि होती वो बापीदार, जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती वो गैर बापीदार। इन्हें भूमि का पट्टा दिया जाता है जिसे दाखिला कहा जाता है। किसान भूमि में कुआं खुदवा सकता था, लकड़ियां प्राप्त कर सकता था। अकाल की स्थिति में यदि किसान बाहर चला जाता तो भी राजा उसकी भूमि को खालसा नहीं कर सकता था। कि दूसरों की भूमि पर खेती करते थे गैर बापीदार, अन्य नाम सिकमी खेतीहर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।